श्रुतिपीडिया में सभी का स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2025 और आज हम कुछ बेहद अहम और दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ऐसे विषय जो आजकल खबरों में भी हैं और यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से भी आप कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस पूरी चर्चा के नोट्स वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, 4 मुख्य बातें हैं। पहला, असम की बोडो जनजाति, बोडो शांति समझौता, संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल और वहां जीआई टैग्स की जो पहल चल रही है। दूसरा, अरुणाचल की आपातानी जनजाति, उनकी जो अनोखी संस्कृति है, खेती का तरीका है, उस पर बात करेंगे। तीसरा, कार्बन स्टोरेज, मतलब क्या पृथ्वी में CO2 जमा करने की क्षमता वाकई असीमित है? एक नई स्टडी आई है, वो कुछ और कहती है। और चौथा, कच्चा थीवू द्वीप का मसला। भारत श्रीलंका संबंधों में ये अक्सर गर्माहट ले आता है। बिल्कुल। और हम इन सभी विषयों को सिर्फ जानेंगे ही नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस के नज़रिए से ये क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, इन सब से जुड़ते हैं। और पिछले सालों के अगर आप प्रश्न देखें तो ऐसे मुद्दों पर अक्सर सवाल बनते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक सफर। शुरुआत असम की बोडो जनजाति से। ये कौन है और आजकल चर्चा में क्यों है? देखिए, बोडो, जिन्हें बोरो भी कहा जाता है, ये असम का एक प्रमुख एथनो-लिंग्विस्टिक समूह है। मतलब भाषा और जातीयता के आधार पर पहचाने जाने वाला समूह। ये बृहत्तर बोडो कछारी समूह का ही हिस्सा है। मुख्य रूप से तो ये असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR में रहते हैं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं हैं। बांग्लादेश, नेपाल और अपने पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, वहां भी इनकी आबादी है। अच्छा, और इन्हें कोई संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। संविधान का जो स्केड्यूल्ड ट्राइब आदेश है 1950 का, उसके तहत इन्हें बोडो और बोरोकछारी के रूप में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इनकी भाषा बोडो, जो टिबेटो बर्मन परिवार की है, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यानी एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा है। जी बिल्कुल, ये उनकी पहचान और संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी कदम था। आपने BTR का जिक्र किया, जहां ये मुख्य रूप से रहते हैं। इसका प्रशासन कैसे चलता है? और ये 6ठी अनुसूची वाली बात से थोड़ा खोलकर बताइए। हाँ, तो BTR का जो प्रशासन है वो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC देखती है। और ये जो BTC है, ये संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल के तहत बनी एक स्वायत्त संस्था है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है। ये 6th शेड्यूल जो है, ये पूर्वोत्तर के कुछ खास राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया एक विशेष प्रावधान है। खास क्यों है ये? मतलब क्या अलग है इसमें सामान्य प्रशासन से? इसका मुख्य उद्देश्य है इन आदिवासी समुदायों को ज्यादा स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी देना, ताकि वो अपनी जमीन, जंगल, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों की रक्षा खुद कर सकें अपने हिसाब से। इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs बनाई जाती हैं, जैसे कि BTC। संविधान का अनुच्छेद 244 इन्हें काफी शक्तियां देता है। कैसी शक्तियां? देखिए, इनके पास अपनी जमीन, जंगल, खेती, पानी, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स। ये अपने क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अपने पारंपरिक कानूनों के आधार पर छोटी अदालतें भी चला सकते हैं, जुडिशियल पावर्स। और टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, फाइनेंशियल पावर्स। अच्छा, यानी सामान्य पंचायती राज संस्थाओं से काफी ज्यादा अधिकार है इनके पास। अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने की छूट है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। और यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसी विशेष संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल बनते हैं, खासकर इनकी शक्तियों को लेकर। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि क्या इनके पास तीनों तरह की शक्तियां हैं, विधायी, कार्यकारी, न्यायिक? आपने सही पकड़ा और जवाब है हाँ, तीनों हैं। कुछ साल पहले 2020 में एक बोडो शांति समझौता भी हुआ था। उसका क्या असर दिख रहा है अब? हाँ, वो 2020 का बोडो शांति समझौता एक बहुत बड़ा कदम था। केंद्र सरकार, असम सरकार और जो बोडो समूह थे उनके बीच हुआ था। इसका लक्ष्य था कि दशकों से जो उग्रवाद चल रहा था उसे खत्म किया जाए, इलाके में शांति लाई जाए, विकास हो। इसमें कई बातें थी। बोडो समुदाय को राजनीतिक और सांस्कृतिक मान्यता देना, क्षेत्र के लिए एक बड़ा विकास पैकेज और जो उग्रवादी हथियार डाल रहे थे उनका पुनर्वास। और जमीन पर क्या बदला है?
क्या वाकई शांति आई, विकास हुआ? काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंसा लगभग खत्म हो गई है। 4000 से ज्यादा जो पूर्व एनडीएफबी कैडर थे, उनका पुनर्वास किया गया है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, मतलब बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। केंद्र से करीब 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला और भी कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। शांति आने से अब वहां निवेश और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव भी मनाया गया। ये एक नई सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ जीआई टैग्स पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। ये क्या चीज है? बिल्कुल, ये एक और दिलचस्प बात है जो वहां हो रही है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है, एक लेबल है जो किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान की वजह से मिलता है। जैसे हम कहते हैं दार्जिलिंग चाय या कांचीपुरम सिल्क या बनारसी साड़ी। इस टैग से पता चलता है कि ये उत्पाद उसी खास जगह का है और उसकी क्वालिटी, उसकी प्रतिष्ठा, वो उसी जगह से जुड़ी हुई है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के तहत ये पूछा जा सकता है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होता है? मतलब स्थानीय लोगों को, कारीगरों को? इसके कई फायदे हैं। एक तो उस उत्पाद की नकल करना मुश्किल हो जाता है, उसे कानूनी सुरक्षा मिलती है। दूसरा, बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिलती है, पहचान बनती है तो निर्यात भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये वहाँ के स्थानीय कारीगरों, किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। उनकी जो पारंपरिक कला है, ज्ञान है, उसका संरक्षण होता है। ये एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है। और बोडोलैंड में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? काफी तेजी से काम हुआ है, ये मानना पड़ेगा। वहाँ युवाओं की एक टीम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी सब शामिल हैं। उन्होंने 2021 में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने 50 से ज्यादा ऐसे पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जिनमें जीआई टैग मिलने की संभावना थी। और कमाल की बात यह है कि नवंबर 2023 से मई 2024 के बीच ही, मतलब कुछ ही महीनों में, 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल भी चुका है। अरे वाह! कौन-कौन से उत्पाद हैं इसमें? कई तरह के हैं। जैसे कपड़ों में उनके पारंपरिक डिजाइन हैं, अरुणाई, दुखोना, ज़्विमग्रा। संगीत के वाद्य यंत्र हैं, खाम, सिरजा, सिफूंग। उनके पारंपरिक पेय हैं, जैसे चावल से बनी शराब, माइब्रा जू बिधवी, जुगीसी। और खाने की चीजें भी हैं, जैसे ग्वाखा ग्वाखवी, नाफाम। सरकार भी इसे काफी बढ़ावा दे रही है। बीटीआर के सभी 26 समुदायों को इसमें शामिल करने का अभियान चल रहा है। दिल्ली की एक संस्था, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, वो भी कार्यशालाएं आयोजित करने और दस्तावेजीकरण में मदद कर रही है। और जीआई गांव बनाने की भी योजना है, जहां ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीधा बाजार संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। वाह, मतलब शांति समझौते के बाद अब सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक मजबूती दोनों पर फोकस है। बहुत अच्छा। तो हमने बोडो जनजाति, छठी अनुसूची से मिली उनकी स्वायत्तता, शांति समझौते का असर और अब जीआई टैग्स के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की इस महत्वपूर्ण पहल को समझा। ये वाकई यूपीएससी के GS1 सोसाइटी, GS2 पॉलिटी और GS3 इकोनॉमी तीनों के लिए बहुत प्रासंगिक है। चलिए अब असम से थोड़ा और पूरब की तरफ चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की आपातानी जनजाति के बारे में बात करते हैं। ये कौन लोग हैं और इनमें क्या खास बात है? आपातानी जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है, जीरो वैली। वहाँ रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति, इंडिजिनस ट्राइब है। ये घाटी पूर्वी हिमालय में है, कटोरे जैसी दिखती है। और आपातानी लोग अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और खासकर खेती के टिकाऊ तरीकों, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतनी खास इनकी घाटी और संस्कृति कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संभावित सूची, टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया। GS1 कल्चर और ज्योग्राफी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भी सुना है इनकी एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा के बारे में। महिलाओं के चेहरे पर टैटू गुदवाना और नाक में लकड़ी की बड़ी बड़ी कीलें पहनना। ये क्यों करते थे ऐसा? ये उनकी एक बहुत ही जानी मानी पहचान थी। चेहरे के टैटू को वो लोग टिप्पई कहते थे और नाक में जो लकड़ी की कीलें पहनती थीं उन्हें यापिंग हुल्लो कहा जाता था। माना जाता है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब शायद कबीलों के बीच लड़ाइयाँ, अपहरण वगैरह होते होंगे। तो एक थियरी यह है कि आपातानी परश अपनी महिलाओं को हमलावरों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए, मतलब एक तरह से बदसूरत दिखाने के लिए ऐसा करते थे ताकि उनका अपहरण ना हो।
अच्छा, ये तो बड़ा अजीब कारण है। लेकिन बाद में तो शायद इसका मतलब बदल गया होगा, ये पहचान या सुंदरता का प्रतीक बन गया होगा। हाँ बिल्कुल, समय के साथ जैसा अक्सर होता है, इस प्रथा का मतलब बदल गया। ये उनकी आदिवासी पहचान, समुदाय में उनके सम्मान का और हाँ, उनकी अपनी नज़र में सुंदरता का भी प्रतीक बन गया। ये रस्म तब की जाती थी जब लड़की करीब 10 साल की होती थी और समुदाय की बुजुर्ग महिलाएं ही इसे करती थीं। नाक की कीलें खास जंगल की लकड़ी से बनती थीं और उन्हें साफ रखा जाता था ताकि संक्रमण ना हो। महिलाएं सामान्य रूप से सांस ले पाती थीं इसके साथ। पर अब ये परंपरा ज्यादा दिखती नहीं है। ऐसा क्यों? ये खत्म क्यों हो गई? ये अब लगभग खत्म हो चुकी है। 1970 की दशक की शुरुआत में सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण शायद ये थे कि इसे शहरों में नौकरी करने वाली या पढ़ने वाली महिलाओं के लिए एक सामाजिक बाधा के रूप में देखा गया। और जैसे जैसे समाज आधुनिक हुआ, इसे पिछड़ा हुआ या पुराना माना जाने लगा। आज केवल बहुत बुजुर्ग महिलाएं ही हैं जिन्होंने ये टैटू गुदवाए थे या नाक की कीलें पहनी थीं। वो इस परंपरा को निभाने वाली शायद आखिरी पीढ़ी हैं। इसे अब एक लुप्त होती सांस्कृतिक प्रथा, अ वैनिशिंग कल्चरल प्रैक्टिस माना जाता है। ये दुखद भी है कि एक पूरी सांस्कृतिक पहचान इस तरह खत्म हो रही है। अच्छा, उनकी भाषा, धर्म और त्योहारों के बारे में भी कुछ बताइए। आपातानी लोग तानी भाषा बोलते हैं जो तिब्बती बर्मन भाषा समूह की है। धर्म की बात करें तो वो प्रकृति पूजक हैं, मुख्य रूप से सूर्य देवता जिन्हें वो आयु कहते हैं और चंद्रमा देवता अतोहुपी, इनकी पूजा करते हैं। उनके कई त्योहार हैं जो उनकी कृषि और सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, जैसे ड्री त्योहार है अच्छी फसल और सबकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का। मायो दोस्ती और सामाजिक संबंधों का उत्सव है। मुरुंग समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होता है और यापुंग भी फसल और सामाजिक एकता से जुड़ा है। और उनकी खेती का तरीका, वो तो बहुत खास माना जाता है ना? हाँ, वो तो कमाल का है। वे 1960 के दशक से मतलब काफी पहले से एकीकृत चावल मछली पालन, इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, टेरेस्ड फील्ड्स, उनमें जहां वो चावल उगाते हैं, उसी पानी में वो मछली भी पाल लेते हैं। पानी का, जगह का, पोषक तत्वों का सबका बेहतरीन इस्तेमाल। ये बेहद टिकाऊ, सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली तरीका है। यूनेस्को ने भी इसे पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का एक शानदार उदाहरण माना है। उनकी चावल की किस्में भी खास हैं, जैसे इम्यो, प्यापे, माइपिया। यूपीएससी GS3 एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ, ये तरीका तो सच में बहुत प्रभावशाली और अनोखा है। इस पर तो यूपीएससी सवाल बना ही सकता है, जैसे आपातानी किसकी पूजा करते हैं या उनकी खेती की क्या विशेषता है। कहीं ये सवाल ना आ जाए कि क्या वो सियांग नदी की पूजा करते हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया वो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। सियांग नदी अरुणाचल की एक प्रमुख नदी जरूर है, लेकिन वो आपातानी लोगों की मुख्य आराध्य नहीं है। तो ये फर्क ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। तो हमने आपातानी जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, उनकी अद्भुत और टिकाऊ कृषि तकनीक और कैसे उनकी एक महत्वपूर्ण परंपरा समय के साथ ओझल हो रही है, इस पर बात की। ये GS1 कल्चर सोसाइटी और GS3 एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि आपातानी कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहां इंसान कह सकते हैं प्रकृति के साथ बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और कार्बन भंडारण, ये भूवैज्ञानिक कार्बन भंडारण, जियोलॉजिकल कार्बन स्टोरेज GCS, ये क्या होता है? देखिए, GCS एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो फैक्ट्रियों से निकलती है या जिसे सीधे हवा से पकड़ा जाता है, उसे पहले कैप्चर करते हैं, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन से या जहाज़ों से, और फिर उसे ज़मीन के बहुत नीचे गहरी चट्टानी संरचनाओं में, जिन्हें सेडिमेंट्री बेसिन्स कहते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। मकसद ये है कि ये CO2 सदियों तक वहीं भूमिगत अंडरग्राउंड फंसी रहे, ताकि वो वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़ाए। जलवायु परिवर्तन से लड़ने का ये एक तरीका माना जाता है। GS3 एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज का ये एक हॉट टॉपिक है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम अपना कचरा कहीं दबा दें। तो क्या हम जितना चाहें उतना कार्बन ऐसे स्टोर कर सकते हैं? क्या पृथ्वी के नीचे असीमित जगह है इसके लिए? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब तक आमतौर पर यही माना जाता था कि हाँ, जमीन के नीचे CO2 स्टोर करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लगभग असीमित है।
लेकिन हाल ही में नेचर पत्रिका में एक स्टडी छपी है जिसने इस धारणा पर कह सकते हैं सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि ये कहा है कि ये धारणा गलत है। अच्छा, क्या कहती है ये नई स्टडी? ये स्टडी कहती है कि पृथ्वी सुरक्षित रूप से, मतलब बिना किसी बड़े खतरे के, सिर्फ लगभग 1460 अरब टन CO2 ही स्टोर कर सकती है। सिर्फ 1460 अरब टन, ये तो पहले के अनुमानों से बहुत कम लगता है। हाँ, बहुत कम। पहले का जो अनुमान था वो करीब 11 अरब 800 अरब टन का था। मतलब ये नई स्टडी कह रही है कि असल क्षमता पहले सोची गई क्षमता का लगभग 10वां हिस्सा ही है। तो पहली बात, क्षमता सीमित है, और दूसरी बड़ी बात, ये क्षमता पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं बटी है, मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर देश के पास पर्याप्त स्टोरेज क्षमता नहीं है। 10 गुना कम, ये तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है। वैज्ञानिकों ने ये सीमा कैसे तय की? मतलब पहले के अनुमानों में ऐसी क्या गलती थी जो अब पकड़ी गई? उन्होंने एक ज्यादा यथार्थवादी नजरिया अपनाया। उन्होंने पहले दुनिया भर की उन तलछटी घाटियों, सेडिमेंटरी बेसिन्स का एक वैश्विक नक्शा बनाया जहां सैद्धांतिक रूप से CO2 स्टोर की जा सकती है। फिर उन्होंने उन क्षेत्रों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जहां CO2 स्टोर करना जोखिम भरा या अव्यवहारिक हो सकता है, जैसे वो इलाके जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, या ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन्स, जहां काम करना बहुत मुश्किल और महंगा है, या फिर जैव विविधता के लिहाज से संवेदनशील इलाके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इसके अलावा उन्होंने व्यवहारिक सीमाओं पर भी विचार किया, जैसे कितनी गहराई तक ड्रिल करना संभव है, या समुद्र के नीचे ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग कितनी व्यवहारिक है। इन सब फिल्टर्स को लगाने के बाद जो क्षमता बची वो पहले के अनुमान से बहुत कम निकली। अगर क्षमता इतनी सीमित है और असमान रूप से बटी है, तो इसका हमारे जलवायु लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कई देश और कंपनियां तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS GCS पर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। ज्यादातर जो क्लाइमेट सिनेरियोज हैं जो कहते हैं कि हम तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से या 2 डिग्री से नीचे रख पाएंगे, वो भविष्य में बड़े पैमाने पर CO2 स्टोरेज पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर जगह ही सीमित है तो ये रणनीति उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाती। इस स्टडी का ये भी अनुमान है कि अगर हम मौजूदा रफ्तार से ही उत्सर्जन करते रहें और CO2 स्टोर करते रहें तो ये सीमित भंडारण क्षमता भी शायद साल 2200 तक ही खत्म हो जाएगी, भर जाएगी। बाप रे, मतलब ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। और आपने कहा कि ये क्षमता दुनिया में बराबर नहीं बटी है। जी। तो किन देशों के पास ज्यादा है और किन के पास कम? भारत की क्या स्थिति है इसमें? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। स्टडी के अनुसार रूस, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे कुछ देशों के पास काफ़ी उच्च भंडारण क्षमता है, लेकिन भारत और कई यूरोपीय देशों में ये क्षमता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इससे एक तरह की भू राजनीतिक असमानता, जियोपॉलिटिकल इनइक्वालिटी पैदा होती है। जिन देशों के पास क्षमता कम है उन्हें या तो अपने उत्सर्जन में बहुत तेजी से कटौती करनी होगी या फिर भविष्य में CO2 स्टोर करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिसके अपने रणनीतिक और आर्थिक मायने होंगे। तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि GCS को जलवायु परिवर्तन का समाधान मानना ही बंद कर देना चाहिए? क्या ये तकनीक बेकार है? नहीं, बेकार तो नहीं कह सकते। ये अकेले ग्लोबल वार्मिंग को ठीक नहीं कर सकती, ये साफ है। अगर हम इस सीमित क्षमता का पूरा इस्तेमाल भी कर लें तो भी ये तापमान वृद्धि को शायद सिर्फ 0.7 डिग्री सेल्सियस तक ही कम कर पाएगी या उलट पाएगी। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक जरूरी भूमिका निभा सकती है, खासकर उन उद्योगों के लिए जहां से उत्सर्जन कम करना बहुत मुश्किल है, जैसे सीमेंट या स्टील उद्योग। लेकिन ये स्टडी हमें कुछ कठिन विकल्पों के सामने खड़ा करती है, जैसे क्या हम इस सीमित स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल कुछ और समय तक जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल जलाने की छूट पाने के लिए करें, या फिर इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाकर रखें जब शायद हम सीधे हवा से CO2 निकालने वाली तकनीक, डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC विकसित कर लें और उस CO2 को स्टोर करने की जरूरत पड़े। मतलब सबक साफ है, हमें उत्सर्जन घटाने पर कहीं ज्यादा और कहीं तेजी से ध्यान देना होगा। कार्बन स्टोरेज को एक अनंत तिजोरी समझने की बजाय एक दुर्लभ सीमित संसाधन मानना होगा। ये पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी GS3 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। चलिए अब अपने आखिरी मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा दो देशों के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर है, लेकिन इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। कच्चा तीवू द्वीप विवाद। ये द्वीप कहाँ है और क्या है पूरा मामला?
कच्छातीव द्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जलडमरू मध्य है उसमें स्थित एक बहुत छोटा सा लगभग 285 एकड़ यानी 1.25 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है। मतलब अनइनहैबिटेड आइलैंड है, वहां कोई रहता नहीं है। माना जाता है कि इसका निर्माण कभी ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ था। तो इतना छोटा सा और निर्जन द्वीप, इस पर विवाद क्यों है? इसका इतिहास क्या है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका जब वो सीलोन था, दोनों ही इस पर अपना दावा करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान दोनों देशों के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते थे, खासकर जाल सुखाने या थोड़ी देर आराम करने के लिए। लेकिन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति के बीच एक समुद्री सीमा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने औपचारिक रूप से कच्चाथीवू पर श्रीलंका की संप्रभुता स्वीकार कर ली। फिर 1976 में एक और समझौता हुआ जिसने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को और स्पष्ट किया, और इसने भारतीय मछुआरों को कच्चाथीवू के पास मछली पकड़ने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया, उनके पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया। अच्छा, 1974 और 76 के समझौते। लेकिन ये छोटा सा द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि 50 साल बाद भी ये मुद्दा बार बार उठता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। इसकी कई कारण हैं कि ये छोटा सा द्वीप इतना अहम क्यों बना हुआ है। पहला और सबसे बड़ा कारण है मछुआरों का विवाद, फिशरमैन डिस्प्यूट। तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, खासकर रामनाथपुरम जिले के, वो सदियों से इन पानी को अपना पारंपरिक मछली पकड़ने का मैदान मानते आए हैं। समझौते के बाद भी वो अक्सर वहां जाते हैं, लेकिन जब वो श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाते हैं तो श्रीलंकाई नौसेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उनकी नावें जब्त कर लेती हैं। इससे न सिर्फ उन मछुआरों की आजीविका पर संकट आता है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव का बड़ा कारण बनता है और तमिलनाडु में एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। दूसरा कारण है इसकी रणनीतिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये द्वीप पाक जलडमरू मध्य में है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ये समुद्री व्यापार मार्ग के नज़दीक है और समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी और हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक उपस्थिति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। द्वीप पर सेंट एंथोनी का एक छोटा लेकिन पुराना चर्च है, श्राइन है। हर साल वहां एक उत्सव होता है जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों देशों के कैथोलिक मछुआरे बड़ी संख्या में आते हैं। इस उत्सव के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को श्रीलंका जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। ये एक तरह का जुड़ाव बिंदु है। और चौथा है समुद्री संसाधन और अर्थव्यवस्था, मरीन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी। ये इलाका मछली की कई कीमती प्रजातियों, मूंगों, कोरल्स और समुद्री खीरे, सी क्यूकम्बर्स जैसी चीजों से भरपूर है। हजारों भारतीय मछुआरों, खासकर तमिलनाडु के, उनकी रोजी रोटी इन्हीं समुद्री संसाधनों पर निर्भर करती है। तो ये कारण है। लेकिन तमिलनाडु में इस समझौते का इतना विरोध क्यों है? उनके मुख्य तर्क क्या हैं? तमिलनाडु का मुख्य तर्क ये है कि 1974 में जब कच्चाथीवू श्रीलंका को दिया गया तो केंद्र सरकार ने इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं ली थी। उनका मानना है कि भारत की जमीन किसी दूसरे देश को देने के लिए संवैधानिक संशोधन और संसदीय अनुमोदन जरूरी था, जो नहीं हुआ। इसलिए वो इस समझौते को असंवैधानिक मानते हैं। उनका दूसरा बड़ा तर्क यह है कि इस समझौते ने तमिल मछुआरों के सदियों पुराने पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों को छीन लिया, जिससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए तमिलनाडु में अक्सर ये मांग उठती है कि या तो कच्चाथीवू द्वीप को पुनः प्राप्त किया जाए या कम से कम भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों पर श्रीलंका के साथ फिर से बातचीत की जाए। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका का अपना पक्ष है। उनका कहना है कि भारतीय मछुआरे, खासकर बड़े बड़े ट्रॉलरों का इस्तेमाल करने वाले, अक्सर उनकी समुद्री सीमा का उल्लंघन करते हैं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि भारतीय मछुआरे गैर कानूनी तरीकों जैसे बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके समुद्री पर्यावरण को और स्थानीय छोटे मछुआरों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। तो इस पर भारत सरकार का आधिकारिक रुख क्या है और क्या इस जटिल मुद्दे का कोई समाधान संभव नजर आता है? देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही रहा है कि 1974 का समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मतलब कच्चाथीवू अब तकनीकी रूप से श्रीलंका का हिस्सा है। हालांकि मछुआरों की जो मानवीय समस्याएं हैं, उनकी गिरफ्तारियां हैं, उसको लेकर भारत सरकार लगातार श्रीलंका के साथ बातचीत करती रहती है ताकि तनाव कम हो और कोई व्यावहारिक रास्ता निकले। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल भी संघर्षों को रोकने के लिए पाक जलडमरू मध्य में गश्त करते हैं।
समाधान की बात करें तो ये आसान नहीं है, लेकिन कुछ रास्ते सोचे जा सकते हैं। जैसे दोनों देशों के बीच बातचीत को और मजबूत किया जाए। शायद तमिलनाडु के मछुआरों के लिए श्रीलंकाई जल में कुछ सीमित और विनियमित रेगुलेटेड फिशिंग तरीके से मछली पकड़ने की अनुमति पर विचार हो सकता है। साथ ही हानिकारक बॉटम ट्रॉलिंग जैसे तरीकों को रोकने पर जोर देना होगा और प्रभावित मछुआरों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा देना होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1974 के समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत की कानूनी संभावनाओं को भी तलाशा जाना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा। वाकई सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, भूगोल, लोगों की रोजी रोटी, कानून और दो देशों के संवेदनशील रिश्ते सब कुछ उलझा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS2IR और भूगोल समाज GS1 ज्योग्राफी सोसाइटी दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल केस स्टडी है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल कुछ बेहद अहम समसामयिक और परीक्षा उन्मुख विषयों पर। हमने असम के बोडो क्षेत्र में स्वायत्तता, शांति और आर्थिक विकास की कहानी देखी, अरुणाचल की आपातानी संस्कृति की विशिष्टता और उसके सामने खड़ी चुनौतियों को समझा, कार्बन भंडारण की सीमाओं की हकीकत जानी और कच्चा थीवू द्वीप विवाद की जटिल परतों को खोलने की कोशिश की। बिल्कुल, और उम्मीद है कि इस विश्लेषण से, इस चर्चा से आपको इन विषयों की एक संतुलित समझ बनाने में मदद मिली होगी और ये UPSC परीक्षा की तैयारी में भी आपके काम आएगी। ये सारे मुद्दे यही दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और राजनीतिक पहलू आपस में कितने गहरे जुड़े हुए होते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। जैसे हमने आपातानी महिलाओं की उन नाक की कीलों की बात की जो अब लगभग लुप्त हो गई हैं, या फिर बोडो समुदाय के वो खास उत्पाद जिन्हें अब GI टैग मिल रहा है। ये सब सिर्फ चीजें या रिवाज नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान के निशान है, प्रतीक है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, विकास और आधुनिकीकरण की दौड़ में, हम इन अनूठी पहचानों को, इन यूनिक आइडेंटिटीज को कैसे संजो कर रख सकते हैं, कैसे उन्हें ताकत दे सकते हैं ताकि वो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर न रह जाएं। इस पर सोचिएगा जरूर। आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज की चर्चा के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।